नमस्कार साथियों। दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और आज हिंदी की सामान्य सीरीज में, जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान और साथ ही हम हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्या क्रम रहेगा उसको लेकर के आज बातचीत करेंगे। और हिंदी में शब्दकोश को लेकर के प्रश्न काफी आते हैं और वर्णों का जो उच्चारण स्थान है कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ से भी सामान्य हिंदी में या फिर कोई चाहे वो एलटी का हो, चाहे प्रवक्ता का हो, या हिंदी से संबंधित कोई सभी कहीं कोई एग्जाम हो रहा हो, तो सभी जगह से यहाँ से प्रश्न आता है, सभी पेपरों में प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान को लेकर के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे आप चित्र पे भी देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो स्थान है, क्योंकि वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, जैसे ये वाला जो ये आप देख पा रहे होंगे, ये कंठ वाला है। और इसके ऊपर जो ये वाली जगह बना रखी हमने, ये वाली जो है तालु है, ये तालु है, ये कंठ है। और कंठ से थोड़ा आगे जाएंगे तो ये मूर्धा है। और इससे ऊपर अगर आएंगे तो यहां पर ये ना है, नासिका है, ये नासिका है। और इससे अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहां से दंत मूल है। और दंत मूल के ठीक बगल में यहाँ पे जिसे हम दंत्य बोलते हैं, ये दंत्य है। ठीक है जी। इस प्रकार से थोड़ा सा दांत से और बाहर आएंगे अगर, तो बाहर हमारे जो है यहाँ पर ओष्ठ लगता है, ये ओष्ठ है। तो ये कुछ मेन उच्चारण स्थान है। जैसे हमारा कंठ है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर मूल जो उच्चारण स्थान होते हैं इनमें कंठ आता है। उसके अलावा हमें तालु की बात करनी है, उसके अलावा मूर्धा की बात करनी है, फिर आगे चल करके हमें नासिका की बात करनी है, और फिर आगे चल करके जैसे दंत, दंत मूल, ओष्ठ, ये कुछ जो है बेसिक उच्चारण स्थान है। इनको लेकर के एक एक करके आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम सीधा भी ध्यान रख सकते हैं, और अगर फॉर्मूले अगर एक बार ठीक से समझ लेते हैं तो कभी भी यहां से प्रश्न गलत नहीं होता है। एक तो सिर से रटने वाली बात है और एक समझने वाली बात है। तो यहां पर देखो कुछ फॉर्मूले हैं, क्योंकि हिंदी जो वर्णमाला है ये संस्कृत से ली गई है और संस्कृत में इनके उच्चारण स्थान के लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं। उन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर हम यहाँ पर हिंदी के वर्णों का उच्चारण स्थान अगर याद करते हैं तो ये हमेशा के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। बार बार आपको जो है याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ करके आपको आगे निकलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे थे, कंठ की बात कर रहे थे, कि सबसे पहले जो हमारा उच्चारण जो स्थान लगता है वो पहला यहाँ से कंठ लगता है, जिसको हम कांठ्य वर्ण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है, अकुव विसर्जनीय नाम कंठा, अकुव विसर्जनीय नामा कंठा। यानी जो आ है, इस अकुव में जो आ है, इस आ का मतलब इस आ से और इस आ से। उसके अलावा यहाँ पर जो ये का दिया हुआ है, इस का का मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा इस का वर्ग से है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा, हा, तो ये हा ले लिया यहाँ पे। और उसके बाद लिखा हुआ विसर्ग, तो ये विसर्ग हमारा आ गया है। और ये जो सारे नाम हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। तो फॉर्मूला याद क्या रखना है, अकुव विसर्जनीय नाम कंठा। और अगर हमें अकुव विसर्जनीय नाम कंठ अगर फॉर्मूला याद रहता है तो आ का मतलब पूरा आ और आ, का मतलब पूरा का वर्ग, का खा गा घा गा, और उसके अलावा हा और विसर्ग, ये सारे जो नाम हैं ये कंठ से उच्चरित होते हैं। इतनी बात अगर आप ठीक से याद रखते हैं, अकुव विसर्जनीय नाम कंठा, अकुव विसर्जनीय नाम कंठा, तो इस आधार पर ये वाले हमारे उच्चारण स्थान बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसी क्रम में दूसरा कंठ के बाद आगे जो लगता है वो कौन सा लगता है, तालु। तालु यानी तालव्य वर्ण कौन से होंगे, इसके लिए फॉर्मूला है इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। इस ई का मतलब ई और ई दोनों हो जाएगा,
ये जो चा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चा चू, इस चा का मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा ये च वर्ग आ जाएगा, चा छ ज झ या, और जो या लिखा हुआ है ये या हो जाएगा, और ये शा, और नाम, नाम मतलब ये सारे जो वर्णों के नाम है ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से, यानी ये तालव्य वर्ण हो जाएंगे। तो अको विसर्जनी या कंठा, कंठ से बोले जा रहे हैं, और इचु यसा नाम तालु, ये सब तालु से बोले जा रहे हैं, ये सब तालव्य वर्ण है। इसी क्रम में अगला फॉर्मूला है ये मूर्धा वाला, यानी मूर्धन्य वर्णों का जो फॉर्मूला है, ऋतु रसाणा मूर्धा। इस री का मतलब ये री हो जाएगा, और टा का मतलब पूरा ये टवर्ग हो जाएगा, और ये रा हमारा ये आ गया रा, और उसके अलावा ऋतु रसाणाम, ठीक है जी, इस रा का मतलब ये हो गया, और ये सा का मतलब ये हो गया, ठीक है जी, ये नाम ऋतु रसाणाम, नाम मतलब ये सारे जो नाम है, ठीक है जी, ये सब कहां से बोले जा रहे हैं, मूर्धा से बोले जा रहे हैं। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये मूर्धन्य से बोले जा रहे हैं, मूर्धा, ये मूर्धा वाले व्यंजन हो गए कौन कौन से, री, टा, टा ठा डा डा डा, उसके अलावा रा, और उसके अलावा सा। तो ये सारे के सारे जो है मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं इसमें, अगला इसमें दंत्य, कौन सा है दंत्य, या दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं ये हम देख रहे हैं। तो इसमें ये देखना है, इसका है यहां पर फॉर्मूला लिर्तु लसानाम दंता फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, लिर्तु लसानाम दंता, इसने लिरी होना था ऐसा, लिर्तु लसानाम दंता, यानी इस लिरी का मतलब ये लिरी है, ये हालांकि जो है हिंदी में प्रयोग नहीं होती है, संस्कृत में है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस लिरी का मतलब ये लिरी है, ये संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। हिंदी में जो याद करना है तू यानी ता, इससे पूरा का पूरा तवर्ग आ जाएगा, ता था दादा ना, और ये जो ला है इससे ये ला बोला जाएगा, और उसके अलावा ये सा जो है, ये सा है, ये रसा नाम, नाम मतलब ये नाम हो गया, यानी तवर्ग और ला, और जो सा है इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत, तो ये दंत्य वर्ण कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगला जो है इसमें ये ओष्ठ है, यानी ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कौन सा है, उपद्यमानीय नाम ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है जी, ये ओष्ठ से बोले जा रहे हैं, ठीक है जी, ये ओष्ठ से बोले जा रहे हैं, उपद्यमानीय, यहां पर याद रखना आपने, ये उप है और ये बड़ा पू संधि हो रखा है, ये उपद्यमानीय है, ठीक है जी, उपद्यमानीय नाम, मानिया नाम करेंगे इसको ऐसा। तो इस ये बड़ा जो ऊ आ रखा है, ये एक प्रकार से जो है ये इस प्रकार से था, उपू ऐसे करके, तो ये एक प्रकार से ऊ और ऊ प्लस करके ये बड़ा ऊ आ गया यहाँ पे, तो ये बड़ा जो ऊ आ रखा है ये इस प्रकार से आ रखा है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि एक तो उप है ना, उप, ये उप हो गया, और इसको अलग करेंगे तो उपद्यमानीय, तो इसका मतलब होगी, इस ऊ का मतलब इस ऊ से है, और इस पा का मतलब यानी इस पाक से मतलब ये पूरा पवर्ग आ जाएगा, और ये जो अब आगे बचता है उपद्यमानीय, यानी ये उपद्यमानीय जो वर्ण है, अब प्रश्न सवाल ये आता है कि उपद्यमानीय वर्ण कौन सा होता है, ठीक है जी, उपद्यमानीय वर्ण कौन सा होता है, तो उपद्यमानीय वर्ण यहाँ पर मेंशन नहीं है, आपको इसके आगे जो है ये उपद्यमानीय वर्ण, या इसके आगे यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर क्या करना है कि इस प्रकार से ऐसे एक पा मिलेगा और एक फा मिलेगा, तो अगर कहीं पर कुछ इस प्रकार से मिलते हैं ऐसे करके, ये ऐसा करके ये पा होगा, या फिर ऐसे करके और ऐसा करके ये फा होगा, तो इस पा के साथ ये आया होगा, और इस फा के साथ ये आया होगा ये वाला, तो ये वाले जो वर्ण होंगे ये पा के साथ ये, और इधर ये फा के साथ ये, तो ये पा और फा से पहले जो ये चिन्ह आते हैं ये वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, ऐसे में पा और फा इन चिन्हों के साथ क्या कहलाएगा, उपद्यमानीय वर्ण कहलाएगा। तो यहां पर इस ऊ का मतलब ऊ हो गया, और उप, इस उप का मतलब ये जो यहाँ पर उप है, इस
पा का मतलब यहाँ पर जो प वर्ग से है, और जो इधर उपद्यमानीय है, जो इधर उपद्यमानीय वर्ण है वो कौन सा हो गया, इस पा के साथ ये वाला चिन्ह और इस फा के साथ ये वाला चिन्ह। तो इस प्रकार से ये ओष्ठ वाले वर्ण हो जाएंगे। इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे। अगला है इसमें ओष्ठ वाला हो गया, हाँ अब नासिका वाला है। अब नासिका वाला में देखेंगे यहाँ पे, नासिका वाले को देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, ठीक है जी, यम गणना नाम, यहां पर ये णा होना था, यहाँ पे ये णा होना था, यम गणना नाम नासिका। यानी इसका मतलब हो गया, देखो ये हो गया, इस माँ का मतलब ये माँ हो गया, इसका मतलब ये गा हो गया, ये णा हो गया, और उसके अलावा ये ना हो गया। तो ये सब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, गा या णा ना मा। और इसके अतिरिक्त एक जो ये वाला अंग आता है, ये भी जो है नासिका से बोला जाता है। तो ये सारे के सारे नाक से बोले जाते हैं। प्रत्येक वर्ण का जो पंचम अक्षर होता है, का खा गा गा या, चा छा जा जा या, टा ठा डा ना ना, ता था दा दा ना, पा फा बा बा मा, ये सारे के सारे कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में है ना, अलग से आपको अंग याद करना है यहाँ पे स्वर। और अब जो है कंठ और तालु दोनों से मिलकर के, ये कंठ और तालु वाला है, कंठ तालु दोनों से अब मिलकर के जो है अगला एक उच्चारण स्थान तैयार होता है। संस्कृत में फॉर्मूला चलता है ए द तो कंठ तालु, यानी ये ए समझ लो और इस द को जो है आप ए समझ लो। तो इस ए का मतलब ये ए समझ लो, और ये जो डबल डंडी पड़ रखी इसका मतलब ए समझ लो। बस इतनी, हिंदी वालों के लिए इतना ही समझना काफी है। बाकी ये फॉर्मूले जो है संस्कृत के लिए हैं वैसे। तो यहाँ पर ए और ए, इन दोनों का, ए और ए, ये ए हो गया, ये ए हो गया, और तौ का मतलब इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है, ये कंठ तालु हो गया। ठीक है जी। और वैसे भी अगर नॉर्मली अगर बात करेंगे तो जो ये ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है क्योंकि कंठ तालु है, तो आ बोला जाता है कंठ से और ई बोला जाता है तालु से, तो ये बन गया ए। तो एक प्रकार से अपने आप में कंठ तालु हो गया, और इस ए के साथ जब आ मिल जाता है तो फिर ए बन जाता है, और इस प्रकार से ए और ए कहां से बोले जाते हैं, कंठ तालु से। इसी क्रम में एक है कंठोष्ठ, है ना, कंठ और ओष्ठ, है ना, ओ दो तो, ओ दो तो का मतलब होता है कि ओ और ओ कहां से बोले जाते हैं, कंठोष्ठ से। तो यहां पर आ हो गया कंठ से और ऊ हो गया हमारा ओष्ठ से, और इस प्रकार से ये ओ बन गया। ओ के साथ अगर आ जोड़ देंगे तो फिर आगे चल करके ओ बन जाएगा। तो ओ और ओ जो है दोनों कहां से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ से, कंठोष्ठ हो जाएगा। तो ओ और ओ कहां से उच्चारित हो जाता है, कंठोष्ठ। ओ दो तो, ओ और ओ के साथ ओ, और ये दोनों कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला है दंतोष्ठ्य। ठीक है जी, दंतोष्ठ्य, वकार से दंतोष्ठ्य, वकार से दंतोष्ठ्य का मतलब हो गया, वकार से दंतोष्ठ्य मतलब जो ये वा है ये कहां से बोला जाता है, दंतोष्ठ से बोला जाता है, यहां पर पूरा हो जाता है। और इसके अलावा यहां पर दिए गए हैं कि आधुनिक भाषा विद्वानों द्वारा जो है स्वीकृत किए गए हैं ये दोनों उच्चारण स्थान भी। एक है हमारे पास काकल्य वर्ण और दूसरा हमारे पास वत्सर्य वर्ण। तो कई बार पेपरों में आ जाता है कि निम्न में से काकल्य वर्ण का चुनाव कीजिए, काकल्य वर्ण का चुनाव कीजिए। तो काकल्य वर्ण जो है कौन कौन से होते हैं हमारे, हा और आ। ठीक है जी, जैसे हमारे कंठ, ये हमारा जैसे कंठ हो गया और हमारा पूरा जो कवर्ग है वो यहां से बोला जाता है, लेकिन इसके नीचे वाला जो भाग होता है, इसका निचला जो भाग होता है वहां से हा और आ बोला जाता है, विसर्ग वाला आ, तो ये काकल्य वर्ण हो जाता है। और उसके अलावा वत्स्य वर्ण, ये ना र साला, ठीक है, ये ना र साला या ना र ला सा, ना र साला, ये चार जो हैं ये हमारे क्या होते हैं, वत्स्य वर्ण होते हैं। एक प्रकार से ये जैसे हम पीछे दंत मूल की भी बात कर रहे थे, ये कुछ एक प्रकार से दंत मूल जैसा है ये वत्स्य वर्ण। तो इस प्रकार से जो है ये वर्णों का एक छोटा सा एक उच्चारण स्थान है। और इसके बाद देखो इसमें एक और शानदार टॉपिक है कि हिंदी शब्दकोश में जो है शब्दों का क्रम किस प्रकार से आएगा। तो हिंदी शब्दकोश में शब्दों का जो क्रम आता है, इसमें देखिए आप विभिन्न वर्णों के निम्न क्रम के अनुसार जो है
यानी विभिन्न वर्णों का जो शब्दकोश में जैसा क्रम आता है उसी हिसाब से हमने इसको लगा रखा है। जैसे कई बार प्रश्न बनता है कि शब्दकोश में जो है सबसे पहले निम्न में से कौन सा वर्ण आएगा, तो यहां आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन में कि सबसे पहले हमने यहां पर इससे शुरुआत कर रखी है कि सबसे पहले जो शब्दकोश में जो आता है वो कौन आता है, अंग, उसके बाद आ आता है और तब जाकर के आ ई ऊ री ए ओ और औ के बाद यहां पर हमारा क्या आ जाएगा का, और का के बाद किसका स्थान आता है छा, और तब जाकर के खा आएगा, गा आएगा, घा आएगा, च छ। उसी प्रकार से जो है जा के बाद यहां पर किसका स्थान आएगा, ज्या का स्थान आएगा। ये पूरी पट्टी जो है हमने कवर करी हुई है और शब्दकोश के अनुसार हिंदी वर्णमाला में पहला जो वर्ण आता है वो अंग आता है और इसमें सबसे लास्ट में जो आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पर कौन सा है, हा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें, इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं इसमें कि प्रत्येक शब्द प्रारंभ होने वाले शब्द भी हजारों की संख्या में होते हैं, अतः शब्दकोश में उनका कर्म विन्यास विभिन्न स्वरों की मात्राओं के अग्र क्रम में होता है। अब कैसे होता जी देख लो, यहाँ पे यहां पर समझ लीजिए थोड़ा सा कि होता कैसे है ये। जैसे देखो यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, तो हमेशा क्या होता है कि जब शब्द क्रम में लगाना होता है तो कई बार जो वर्ण शुरू होगा हो सकता है वो स्वर से शुरू हो, है ना। जैसे सपोज करके आ लिखा होगा कहीं पर ऐसे आम लिखा होगा तो यहाँ पर आ शुरू हो रहा है। कई बार हो सकता है कुछ ऐसा लिखा होगा, अंक लिखा होगा तो इस प्रकार से शुरुआत होगी। लेकिन कई बार हो सकता है शब्द का से शुरू हो, काम से शुरू हो, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो एक प्रकार से शब्दों का जब हम ऑर्डर लेते हैं शब्दकोश के अनुसार हिंदी वर्णमाला में, तो इसमें जो है जब का से हम शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले अनुस्वार, ये क्या लगेगा, ये अनुस्वार लगेगा। ये देखो अनुस्वार लग गया, ये इसके ऊपर लगा रखा, तब उसके बाद जो है का आएगा, तब आएगा का, तब का आएगा, तब का आएगा, तब की आएगी, तब की बड़ी की आएगी, तब कु, तब री आएगी। यानी अंग आ, फिर छोटा आ, देखो यहां पर ये अंग लगा हुआ है, फिर ये आ लगा हुआ है, फिर ये छोटा आ लगा हुआ है, फिर ये बड़ा आ गया, फिर ये ई की मात्रा आ गई, फिर ये बड़ी ई की मात्रा आ गई, फिर ये ऊ आ गया, फिर ये बड़ा ऊ आ गया और तब ये री आ गई। उसके बाद री के बाद क्या आएगा, फिर ए, फिर ये ए आ गया, फिर ये ओ आ गया, फिर ये ओ आ गया। यहां तक ठीक है। लेकिन इस ओ के बाद अब यहां पर क्या आ रहा है, क के बाद क्या आ रहा है, क। तो यहां पर ध्यान रखनी है कि जैसे ऊपर लिखा अंग आ ई ऊ री, ये क्रम चलेगा हिंदी शब्दकोश में वर्णमाला में वर्णों का। तो अगर ये जैसे स्वर होते हैं व्यंजनों के साथ पढ़ते हैं या अनुस्वार और विसर्ग जब किसी व्यंजन के साथ आएंगे तो ये देखो आप, ये आपको याद रखना कि ये किसका है, अंग का है। आपको याद रखना कि ये विसर्ग का है, ये इसमें आ है, इसमें बड़ा आ है, इसमें छोटी ई है, इसमें बड़ी ई है, इसमें छोटा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है, इसमें री है, इस के में ए है, इसमें ए है, इसमें ओ है, इसमें ओ है। यहां तक इसी क्रम में लगाना है इनको। लेकिन इस ओ के बाद जो है, अब कौ के बाद है ना, ओ के बाद ओ, अब अंग आ तो पहले आ गए हैं, अब ओ के बाद क्या आएगा, ये का आएगा, तो इसके बाद का आएगा। लेकिन का जो आएगा ये कौन सा का आएगा, यहां पर आधा का आएगा। ठीक है जी, ये का आएगा। फिर उसके बाद आगे चल करके जब इसमें स्वर जुड़ेगा तो फिर वो एक प्रकार से जो है का पूरा बन जाएगा। तो यहां पर का आ गया, फिर उसके बाद यहां पर छ आएगा। ठीक है जी, क्योंकि आधा का आएगा, ये का आ गया। ठीक है जी, उसके बाद यहां पर देखो का के बाद जो है, जैसे हम यहां पर बात कर रहे थे कि जैसे ऊपर हमने का लिया कहीं क्या, इधर कहीं, यहां ले रखोगे कहीं इधर कहीं, ये का ले रखा हमने यहां पर, ये का ले रखा यहां पे। तो यहां पर जब ये का ले लिया, यहां पे ये हमने का ले लिया इधर से, तो इस का के बगल में जो है, इस का के बाद जो है जैसे ये छा ले रखा है यहाँ पे। तो का के बाद जब छा हमने लिया तो यहां से जब शुरुआत हमने करी, यहां से जब शुरुआत हमने करी तो फिर यही वाली ये रिपीट हो गया, फिर अंग वाला देख रहे हैं आप, यहाँ पर रिपीट हो गया, ये अंग के बाद फिर ये रिपीट हो गया, फिर इसके बाद देखो आप, ये फिर रिपीट हो गया इधर से, फिर इधर से ये रिपीट हो गया इधर से। ठीक है जी, ये फिर यहाँ पर रिपीट हो गया, फिर इसी प्रकार से ये रिपीट हो गया,
फिर ये बड़ा रिपीट हो गया और इसी प्रकार से रिपीट होता रहेगा और ये औ तक फिर रिपीट हो जाएगा। फिर औ के बाद फिर आगे चल करके फिर ये छ आएगा, लेकिन अंत में यहां पर सबसे अंत में क्या आएगा, यहां पर ये आधा छ आएगा। यहां भी जो है ये सबसे अंत में क्या है, ये आधा का है। तो कौ के बाद जो है आधा का आएगा, उसके बाद तब छ आएगा, तब छ आएगा, तब छ आएगा, तब छ आएगा। इस प्रकार से ये क्रम लगे। अब इसी आधार पर हमें जो है शब्दों का क्रम लगाना होता है। ठीक है जी, इतनी बात ठीक हो गई होगी आपकी कि जो ये लिखे हुए हमने इस ऑर्डर में, ये सब एक प्रकार से स्वरों के हिसाब से लिखे हुए हैं। अब यहां पर अगर शब्द को देखते हैं कि कैसे कैसे जो है शब्दों को पहचानना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो तरीका है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल हम यहां पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका ये। जैसे सपोज करके मैं यहां पर एक लिख देता हूं आम, सरल सरल करते हैं, आम लिख देता हूं, ये आम हो गया। एक शब्द जो है मैं यहां पर लिख देता हूं, एक शब्द मैं लिख देता हूं आब लिख देता हूं, और एक मैं शब्द लिख देता हूं अंग लिख देता हूं। अगर मैं इस प्रकार से कोई शब्द बोलता हूं तो अब अगर ये बोला जाए कि इनको क्रम में लगाइए, तो आपको पता है कि सबसे पहले इसमें सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, यहां पर अनुस्वार, ये वाला बिंदी वाला आएगा। तो ये नंबर सबसे पहले शुरुआत यहां से हम कर रहे हैं, तो नंबर 1 पे ही आ जाएगा। दूसरे नंबर पे देखो इस अंक के बाद हमारा जो इसके बाद जो दूसरा नंबर आ रहा था, सबसे पहले अंग लिखा हमने, उसके बाद हम इसका क्रम ले रहे थे, उसके बाद जो है आ रहा था, उसके बाद फिर आ रहा था, और इसी क्रम में फिर आगे बढ़ जा रहा था। तो यहां पर ये सबसे पहले ये ले लिया। अब इसके बाद विसर्ग वाला नहीं है, कहीं छोटा वाला आ भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। अब कौन सा वाला बड़ा आ है, तो यहां भी देखो दीर्घ आ है, बड़ा आ है, यहां भी बड़ा आ है। लेकिन इसके बाद यहां पर क्या है, यहां माँ है और यहां बा है। अब आप खुद ही लगा दीजिए कि पहले बा आता है कि माँ आता है। ठीक है, का खा गा घा गा, ठीक है जी, चा छा जा जा या, टा ठा डा ढा ना, ता था दा दा ना, पा फा बा भा मा। तो पहले क्या आ रहा बा, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा, और फिर लास्ट में ये क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो इसी क्रम में हमें लगाने होते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे सपोज करके मैंने यहां पर एक शब्द लिखा राम, एक शब्द लिखा राम, दूसरा शब्द मैंने लिखा यहां पे काम, काम, और तीसरा शब्द मैं यहां पर लिख देता हूं बात। अब यहां पर सबसे पहले देखो यहां पर क्या रखा है, यहां पर देखो सबसे पहले वर्ण देखना है ना, वर्ण देखना है सबसे पहले, पहले वर्ण देखना है, और उसके बाद फिर मात्रा देखनी है, और उसके बाद फिर ये देखना है अनुस्वार देखना है। अनुस्वार होगा या चंद्रबिंदु होगा, ठीक है जी। अनुस्वार, पहले अनुस्वार देखेंगे, अनुस्वार की जगह कई बार चंद्रबिंदु होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, अनुस्वार चंद्रबिंदु दोनों होगा तो पहले अनुस्वार आएगा फिर चंद्रबिंदु आएगा। तो यहां पर देख लेंगे, सबसे पहले देखो अंग है नहीं है हमारे पास, यहां पर देखो ये का है, ये बा है, तो सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, यहां पर का, सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा का, ये बड़ा आ है, ठीक है जी, क्योंकि इनसे पहले ये कुछ है नहीं है, तो सबसे पहले ये वाला आ की मात्रा दिख रहा है, तो एक नंबर पे ये दिख जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या दिख रहा है, बा दिख रहा है ना, बा दूसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि रा तो बहुत लेट में आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर रा बहुत लेट में आता है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है शब्दकोश में जो है वर्णों का क्रम लगाना है। इसी क्रम में एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे सपोज करके जो है ये चांद लिखा हुआ है, चांद, दूसरा मैं यहां पर लिख देता हूं चम्मच, एक चम्मच लिख दिया है, और तीसरा जो है यहां पर लिख देता हूं चाचा, तीसरा क्या लिख देता हूं, यहां पे चाचा लिख देता हूं। तो यहां पर आपको ये बताना है, यहां पर ये बताना है कि अब इनमें से पहले कौन आएगा, कौन पहले आएगा। देखो यहां जो है ये चा, बड़ा चा है, यहां छोटा चा है, और यहां बड़ा चा है, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे भाई कि पहले जो है अनुस्वार वाला आएगा, तो यहां पर नहीं आएगा अनुस्वार वाला पहले, क्योंकि स्वर भी तो देखना पड़ेगा, पहले वर्ण भी तो देखना पड़ेगा पहले। यहां देखो ये चा है, ये चा है, ये चा है, लेकिन चा में देखो ना आप, यहाँ पे ये बड़े आ की मात्रा है, ये बड़े आ की मात्रा है, और यहाँ पर छोटा आ है, तो नंबर 1 पे पहले ये आएगा चा, नंबर 1 पे पहले क्या आएगा, चा आएगा। फिर दूसरे नंबर पर आप देखो, यहाँ पे दूसरे नंबर पर देखिए, यहाँ पे यहां भी बड़ा चा है, और यहां भी बड़ा चा है, वहां भी बड़ा चा है, यहां भी बड़ा चा है, देख लिया आपने, देख लिया जी। लेकिन अब
ये भी बड़ा चा है, ये भी बड़ा चा है। अब इसके बाद आगे चल करके देखो, उसके बाद आगे यहाँ चा है और इसके बाद यहां पर जो ये अंग का है, तो ऐसी कंडीशन में ये दूसरे नंबर पर आएगा और ये फिर हमारा कितने पे आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा। तो ये वाला चांद ऐसे में दूसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि यहां पर चा छोटा है इसलिए ये पहले आएगा। ये चा और ये चा दोनों सेम है, लेकिन इस चा के बाद फिर दूसरा चा आ रहा है, इस चा के ऊपर ये अनुस्वार आ रहा है, तो पहले ये वाला आएगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि शब्दकोश में जो है वर्णों का क्रम किस प्रकार से लगाना है। ठीक है जी, ये हमने देख लिया है। और शब्दकोश में जैसे का है, का के बाद जो है, का के बाद छा का स्थान है वर्णमाला में, ये ऊपर हमने कवर करा हुआ है। कई बार प्रश्न यहां से विशेष करके पूछ लेता है इस वाली लाइन से, ये जो लाइन हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि इस का के बाद छा का जो उच्चारण स्थान आता है, इन 3-4 वर्णों को लेकर के प्रश्न काफी आता है। 3-4 वर्ण कौन कौन से हैं कि जैसे एक ये वाला है, ये वाला, इस छा का वर्णमाला में क्रम किसके बाद आता, तो इस का के बाद आता है। उसके बाद जो ये वाला है, ये वाला पूछेगा कि ज्ञा का जो है किसके बाद वर्ण शब्दकोश में आता है, तो जा के बाद जो है ज्ञा का क्रम आएगा। उसी प्रकार से आगे अगर हम चलते हैं तो ये त्रा है, ये त्रा किसके बाद आएगा, ता के बाद आएगा। ठीक है, और इसके बाद और भी कोई ऐसा, ये अक्षा हो गया, तरा हो गया, ज्ञा हो गया, भाई ये है, ये आते हैं मेनली। ठीक है जी, तो इस प्रकार से का के बाद छ, जा के बाद ज्ञा और ता के बाद त्रा। बाकी एक सरा वाला होता है। ठीक है जी, सरा वाला होता है, ये सा प्लस रा से मिलकर के बनता है। ठीक है, ये अभी जो वर्तमान वर्णमाला है उसमें इसका प्रयोग होता नहीं है, लेकिन अभी 3 हैं जो अभी वर्तमान में प्रयोग होते हैं, ये तीनों हम लिखो। और अगर बोलेंगे तो ये सा के बाद रा का उच्चारण स्थान होगा, अगर कहीं पर ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।